नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट पर। और यहाँ हम खास करके विदेश नीति के मुद्दों पर, नेचुरल डिजास्टर्स, क्लाइमेट चेंज, ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज, इन पर बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं। तो अगर आपको इसमें दिलचस्पी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ये वीडियो कंटेंट आप मेरे स्टेशन पर देख सकते हैं। और रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको अलर्ट मिल सके जब जब हम इस पे कंटेंट कुछ नया लेकर आए। आज बात एक बार फिर से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी संघर्ष की, वो कॉन्फ्लिक्ट जो कि एक बेहद ही खूनी कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त बना हुआ है 7 अक्टूबर को, जबकि हमास ने सबसे पहले आतंकी हमला किया इजराइल पर। उसमें कम से कम 1300 इजरायलियों की जान गई। बहुत ही क्रूरता, बर्बरता के साथ में महिलाओं, बच्चों की जान जाने की तमाम खबरें आई। और इसे हम सिर्फ और सिर्फ आतंकी हमला ही कह सकते हैं, मान सकते हैं। लेकिन उसके बाद से इजराइल ने जब अपनी राइट टू सेल्फ डिफेंड के तहत रिटेलिएशन किया, और उस पे खास करके गाजा में, अगर हम उत्तरी गाजा की बात करें जहां 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, पूरे गाजा में अगर देखें तो लगभग 22 लाख लोग हैं उत्तरी और सदर्न गाजा मिलाकर। और उसमें उन हमलों में अभी तक कम से कम 10,000 लोगों के जख्मी होने की खबरें हैं। मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। जो फिलिस्तीन के लोग हैं उनका कहना है कि मरने वालों की तादाद कम से कम 2800 हो चुकी है। अलग अलग फिगर्स आ रहे हैं। और आज जो बाइडेन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो जबकि पहुंचे इजराइल इस यहाँ पर अपनी सॉलिडारिटी एक्सटेंड करने के लिए, समर्थन दिखाने के लिए इजराइल की सरकार के साथ, उनके पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ में, वहां पर उसके ठीक आने के पहले हमने देखा कि मंगलवार शाम को जिस तरीके से एक बड़ा स्ट्राइक हुआ गजा में एक अस्पताल के अंदर, और इस हमले में कम से कम 500 लोगों की मारे जाने की खबर है, जिसमें ज्यादातर ये बच्चे ही हैं। मैक्सिमम डेथ एंड डिस्ट्रक्शन की दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई। इसमें शुरू में जो बयान आए उससे लगा कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस का ये हमला है। फिर इजराइल ने कहा कि हमारे पास सबूत है कि ये हमला हमने नहीं किया है, दरअसल ये एक फेल्ड रॉकेट अटैक है। इसके लिए उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदार संगठन है वो दरअसल पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद है, जो हमास के साथ मिलकर काम करता है। इस तूतू मैमे के बीच में बाइडेन के इस दौरे से आखिर निकला क्या कुछ? क्या कोई समझौते की उम्मीद है? क्या कोई सीज फायर का कोई भी इरादा है इस वक्त किसी भी वॉरिंग साइड्स के बीच में? और इस पूरे मसले का आखिर आगे चलकर अभी होगा क्या? इन तमाम मुद्दों पर आज बात करने के लिए मेरे साथ पैनल में इस वक्त खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ है कबीर तनेजा, खास करके वेस्ट एशिया में, मध्य पूर्वी एशिया में, आपकी वेस्ट एशिया, मिडल ईस्ट में काउंटर टेररिज्म पर बहुत बारीकी से काम करते हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ में रिसर्च स्कॉलर हैं। कबीर हमारे साथ जुड़े हैं, वो ऑथर भी हैं दी आइसिस पेरिल के। साथ ही कॉमोडियर रिटायर्ड उदय भास्कर, आप रणनीतिक विशेषज्ञ हैं, बहुत प्रोलिफिक राइटर हैं और डायरेक्टर हैं सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज के। ये भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुकी हैं सुहासिनी हैदर, जो डिप्लोमेटिक एडिटर है, नेशनल अफेयर्स एडिटर हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की। और जहां तक फॉरेन पॉलिसी का मसला है तो सुहासिनी इज वन ऑफ आवर लीडिंग इनफैक्ट जर्नलिस्ट एंड कमेंटेटर्स। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले अगर तो मैं कबीर आपसे शुरुआत कर सकूं, क्योंकि इस वक्त आई नो कि इट इज अ सी ऑफ प्रोपेगेंडा, मिस इन्फॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, एलिगेशंस ऑन सोशल मीडिया। और मैं इस पूरे जिम्मेदारी के साथ में ये भी मान रही हूं कि कल मैंने एक ट्वीट किया जिसमें मैंने कहा कि ये जो अस्पताल में हमला है, ये अब सिर्फ और सिर्फ रिटेलिएशन इन रेस्पॉन्स टू अ टेरर हमला नहीं है, बल्कि ये एक टेररिज्म ऑफ द स्टेट है। उसको लेकर काफी सारे लोग सवाल कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के बयान आ रहे थे, खुद इजराइल के मिनिस्टर्स की तरफ से कुछ ट्वीट्स किए गए थे, इंक्लूडिंग मिस्टर नफ्ताली, जिन्होंने इसको कहा कि आईडीएफ के हमले हैं, बाद में डिलीट कर दिए गए। कुछ वीडियोस जारी किए गए जो पता चला कि पुराने वीडियोस हैं। प्लस एक प्रोपेगेंडा का इतिहास रहा है इन प्रीवियस अटैक्स। आपकी थॉट्स अभी तक, ये जो दोनों ओर से इंटेलिजेंस वॉर चल रही है, इंफॉर्मेशन वॉर चल रही है, कि ये हमले को हम कैसे देखें कबीर? शुक्रिया स्मिता। देखिए, पहली बात जो अस्पताल पे हमला हुआ वो एक फॉग ऑफ वॉर जिसको कहते हैं उसके अंडर हुआ। मतलब किसी को पता नहीं था कि अल्टीमेट पहले की मिसाइल आई कहाँ से, किसने फायर करी, और काउंटर क्लेम्स एंड क्लेम्स उड़ना शुरू हो गए थे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पहली सबसे बात है जो सोशल मीडिया जो है अभी
बिल्कुल ही अनरिलायबल सोर्स है। और इट इज बेटर कि आप नॉर्मल जो टेलीविजन चैनल्स हैं वो उनको जाके देखें। एटलीस्ट सम एडिटोरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां पे। लेकिन ट्विटर जैसा अभी जहाँ पे सब कुछ चल रहा है, कोई भी ब्लू चेक खरीद सकता है, सबके ट्वीट्स में काफी रीट्वीट्स उनके आ रहे हैं जिनका कंफर्मेशन बायस भी फैक्टर इन कर रहा है। तो जो चाहते हैं कि या सोच रहे हैं कि इसराइल ने किया वो उनको रिट्वीट कर रहे हैं, और जो सोच रहे हैं कि हमास ने किया उनको कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली अभी पता नहीं कि किसने किया है। लेकिन ये तो तय है कि काफी मौतें हुई हैं, और ऐसा कोई अभी ऑफ रैम्प नहीं देखने को मिल रहा है जहाँ पे जो बम्बार्डमेंट है इसराइल जो गाजा में कर रहा है वो उसको रोके। प्रेसिडेंट बाइडेन अभी टेल अवीव पहुंचे हैं आज। उन्होंने नेतन्याहू के साथ पहली अपनी मीटिंग कर भी ली है। और मेरे ख्याल से उनका जो पहला जो एम होगा वो ये होगा कि किसी तरह इसराइल को ये समझा सके कि जो एरियल बम्बार्डमेंट है उसमें हल्का सा कम से कम सीज फायर आ सके, जिससे जो ह्यूमैनिटेरियन एड रुका हुआ है, जो गाजा के घुसना चाहता है, एटलीस्ट जो बेसिक ह्यूमैनिटेरियन एड है वो घुस पाए। लेकिन कबीर मैं ना ये बाइडेन के दौरे के एजेंडे पर अभी बात करूंगी। एक सिर्फ मैं फॉलोअप सवाल आपसे चाहती हूँ कि ये जो इजराइल का एलिगेशन है कि ये पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद ग्रुप ने ये अटैक किया अस्पताल पर, बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हमास के पास में, अगर हमास ने यहाँ पर ये एम्यूनेशन रखे भी थे इस हॉस्पिटल के अंदर में, क्या इस तरह की एडवांस्ड रॉकेट्स लॉन्चेस, क्योंकि आवाजों को कंपेयर कर रहे हैं कि जो इजरायली मिसाइल्स होते हैं उनकी आवाज कंपेयर टू हमास की जो मिसाइल्स है उनकी आवाज, और क्या ये जो संगठन की बात इजराइल कर रहा है इनके पास इस तरह की इतनी एडवांस वेपनरी है जिससे कि इतनी मास कैजुअलिटी हो सकती है। डॉक्टरों ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है अमिड एक पूरी ग्रुप ऑफ पीपल, जो लोग अपने बच्चों की लाशों को लेकर बैठे हुए हैं। इट्स एब्सोल्युटली हार्ट ब्रेकिंग। देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमास के पास जो उनका जो मिसाइल का इकोसिस्टम है वो बहुत पुराना है। तो अगर आप जो इनिशियल जो 7 अक्टूबर का जो टेरर अटैक हुआ था उसके बाद देखें, जो उन्होंने मिसाइल्स लॉन्च करे टेल अवीव की तरफ, जो उन्होंने मिसाइल्स लॉन्च करे अलग अलग शहर की तरफ इसराइल में, वो अभी भी कई सैकड़ों हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स के अंदर जा रहे हैं। तो मतलब जो उनकी जो अवेलेबिलिटी है मिसाइल्स की वो अभी भी काफी स्ट्रांग है। और ऐसे कैसे है वो, क्योंकि उन्होंने ओवर द ईयर्स इसको एक तरीके से मतलब परफेक्ट कर लिया है कि जो लोकलाइज मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग है गाजा के अंदर अंदर उसको कैसे कर सकें। सेकंड, उन्होंने पहले भी प्रोपेगेंडा वीडियोस में ये भी क्लेम किया है कि उनके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी हैं। तो सिर्फ शॉर्ट रेंज की बात नहीं है, या जो पहले जो मिसाइल जो सिर्फ गाजा से लेके इसराइल की तरफ जा सकती थी, जो लॉन्ग रेंज है मतलब नॉर्दर्न इसराइल की तरफ भी एम कर सकती है, वो भी उनको क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास है। तो एक चीज तय है कि हमास का जो मिसाइल इकोसिस्टम है जो बहुत पुराना है, डेकेड्स ओल्ड है, वो काफी स्ट्रांग है। और द फैक्ट कि उन्होंने 7 अक्टूबर के बाद भी कई सैकड़ों 100 या 1000 मिसाइल लॉन्च करे, वो ये दिखाता है कि कैपेसिटी उनकी अभी भी बराबर है। ओके, सुहासिनी, अगर आपसे मैं पूछ सकूं कि जो बाइडेन आए और उनकी जो कम्युनिकेशन टीम है, जॉन किर्बी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस पोर्टफोलियो है उनका, उन्होंने कहा कि जो मकसद है एक तो सॉलिडारिटी एक्सटेंड करना इसराइल के साथ में, ये कहना कि हमास जो है वो एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस या फिलिस्तीन के एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट नहीं करता है, उसके खिलाफ इसराइल की कार्रवाई को जो है हम पूरी तरह से समर्थन देते हैं, लेकिन गाजा तक हमें मानवीय एड पहुंचाना है। क्या सीज फायर का ऑप्शन है इस वक्त टेबल में फ्रॉम एनी साइड, या कोई भी इस वक्त जो है किसी तरीके के संघर्ष विराम के पक्ष में नहीं है? देखिए स्मिता, इसराइल में अभी जो हालात हैं वो मतलब मिनट टू मिनट बदल रहे हैं। और यूएस के जो प्रेसिडेंट वहां पर अभी हैं, उन्होंने वॉर कैबिनेट के साथ एक मीटिंग की है। आई थिंक प्रेसिडेंट बाइडेन कुछ ही देर में फिर से प्रेस को संबोधित करेंगे। एक स्टेटमेंट वो कर चुके हैं जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर से कह दिया है कि शायद ये जो गाजा में हॉस्पिटल पे जो बॉम्बिंग हुई है वो दूसरे टीम का काम है। अब उससे ज्यादा उन्होंने बताया नहीं है कि उनको किस तरह के मतलब एविडेंस मिले हैं इसके लिए। लेकिन हमें लगता है कि इसके बाद भी कुछ और कहेंगे कि अमेरिका का क्या रुख होने वाला है। लेकिन बिहाइंड द सीन्स जो चल रहा है, एक जैसे आपने कहा सीज फायर की बात तो जरूर होगी। और एक ऐसे जब इस तरह का हादसा हो जाता है, जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, जहां पे एक हॉस्पिटल पे बॉम्बिंग हुई है, दिस इज अ वॉर क्राइम। जिसने भी किया है इट्स अ वॉर क्राइम।
गलती से भी अगर हुआ है तो इसकी पूरी मतलब तहकीकात होनी पड़ेगी। यूएन विल हैव टू गेट इन्वॉल्व, दूसरे इंटरनेशनल एजेंसीज को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि इस हालात में और जब बाइडेन वहां पे है कि कोई एस्केलेशन हो सकता है। तो सीज फायर की बात जरूर होगी। इजराइल का जो ओरिजिनल प्लान था कुछ 4-5 दिन पहले हमने जो सुना था ग्राउंड डिफेंसिव का, क्या वो कर पाएंगे, क्या कितना दूर वो अंदर जा पाएंगे, क्योंकि जिन लोगों को उन्होंने ऑलरेडी साउथ गाजा तक भेजा हुआ है उसके अलावा भी कुछ लोग बचे हुए हैं यहाँ पे। तो क्या वो ग्राउंड ऑफेंसिव से उनको निकालेंगे, उसका क्या नेक्स्ट प्लान है? आई थिंक रफा क्रॉसिंग में इजिप्ट के साथ और जॉर्डन के साथ जो बातचीत होनी थी, प्रेसिडेंट बाइडेन जॉर्डन के जो किंग थे और इजिप्ट और पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट महमूद अब्बास जो मिलने वाले थे, उस मीटिंग को तो रद्द कर दिया है। प्रेसिडेंट अब्बास ने कहा है मैं नहीं इस मीटिंग में शामिल हो सकता हूं इस बॉम्बिंग के बाद, और जॉर्डन ने खुद इसको कैंसिल कर दिया था, तो प्रेसिडेंट बाइडेन वहां नहीं जा पाएंगे। लेकिन वो मीटिंग अभी बाकी है, मतलब उनको बात करनी पड़ेगी कि रफा से क्या लोगों को निकाल सकते हैं, उनको अलाउ कर सकते हैं सिविलियन क्रॉसिंग पे। उसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हम ज्यादा नहीं कह सकते क्योंकि सिचुएशन बदलती रहती है। यूएस और यूके ने जो नेवल कैरियर्स, वॉरशिप्स तट पे भेजे हुए हैं, उनका क्या होने वाला है, क्या वो मतलब किस तरह का चैलेंज वो देख रहे हैं कि लेबनान से किसी तरह का हमला हो सकता है, कहाँ से वो अगला चैलेंज देख रहे हैं कि जिस तरह का माहौल बना हुआ है इजिप्ट में, इजराइल में, मुझे लगता है अभी कुछ कहना मुश्किल है कि किस तरह से सीज फायर की बात कर पाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जो हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में, इजराइल ने खुद कहा है कि 6 दिन में उन्होंने 6000 बॉम्ब्स गजा पे चलाए हैं। इजराइल ने खुद कहा है कि वो 1 मिलियन के करीब नॉर्थ गाजा के जो रेजिडेंट्स हैं उनको इवैक्यूएट करवाना चाहते हैं। और हम इस स्थिति में हैं कि इस सिचुएशन में एक बॉम्बिंग हुई है जिसमें 500 से 1000 लोग मरे हैं, बहुत ज्यादा बच्चे उनमें हैं, और ये हॉस्पिटल पे हमला था। तो अगर सीज फायर हो सकता है तो ये बहुत अच्छी चीज होगी। सर्टनली जो बाइडेन का एक्चुअल मकसद है इज टू डी एस्केलेट द सिचुएशन। राइट। कॉमेडिया भास्कर, सुहासिनी ने जिस बात का जिक्र किया, इनफैक्ट ये जो खबरें आई कि बाइडेन ने कहा है कि द अदर टीम हैज डन इट, एक तो वो शब्दावली का चॉइस भी बड़ा अटपटा लगा कि मानो कि वो किसी somebody who's bombed उसकी बात नहीं कर रहे हैं बल्कि किसी फुटबॉल टीम की बात कर रहे हैं। एनीवेज, हैविंग सेड दैट, आज सवाल ये भी है कि गाजा के अंदर अगर आप देखें, मीडिया की अगर मैं बात करूं, इंटरनेशनल से वो न्यूज चैनल्स मौजूद हैं जिनके दरअसल लोकल रिपोर्टर्स वहां पर स्टेशन है। कम से कम 15 जर्नलिस्ट की अब तक जान जा चुकी है। इंडियन टीवी से बहुत सारे रिपोर्टर्स गए हैं, लेकिन सारे के सारे दे आर एम्बेडेड विद द इजरायली आर्मी, आईडीएफ के साथ एम्बेड होकर इजरायली साइड से रिपोर्टिंग हो रही है। गाजा के अंदर कम से कम मैंने अभी तक रिपोर्टिंग नहीं देखी है, क्लेम्स जरूर सुने हैं। ऐसी हालात में क्या ये मुमकिन है कि एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन सही में हो सके कि इस बॉम्बिंग के पीछे कौन है, इस अस्पताल के पीछे कौन है? ये इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की क्या कोई उसकी परमिशन दी जा सकती है? किस तरह की बॉडी के इन्वेस्टिगेशन पर लोग विश्वास कर पाएंगे जो उस बॉडी ऐसा ना लगे कि इट इज एक्चुअली अलाइंड टू वन साइड? स्मिता, सबसे पहले मैं कहूंगा कि ये जो इन्वेस्टिगेशन की आप बात कर रहे हैं, ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि ये इजराइल ने किया है या किसी और पक्ष, और मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि जिस शब्दावली या शब्दकोश का जो प्रयोग किया था राष्ट्रपति बाइडेन ने, वो बिल्कुल मैं कहूँगा कि हालात के बहुत ही उचित नहीं था। मैं इससे ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ, पर इसको एक खेल जैसे करके ये कहना कि दूसरे टीम ने किया है बिना कोई सबूत के। और इसके बारे में मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूँ कि कुछ घंटे पहले ये भी सोशल मीडिया पे कई बार आया है कि उनके स्टेट डिपार्टमेंट के लोगों ने पहले कहा था कि ये जो हुआ है ये हमास का नहीं है या फ़लस्तीन का नहीं है, और उन्होंने इशारा कहीं और किया था। तुरंत उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया था। यह सोशल मीडिया पे काफ़ी इसके बारे में चर्चा चल रही है। तो ऐसे दायरे में राष्ट्रपति बाइडेन को जिस प्रकार से उन्होंने आके जो स्टेटमेंट किया है, वो मैं कहूँगा इट इज़ नॉट हेल्पफुल। और जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन की बात है, नंबर 1 ये बहुत ज़रूरी है ये तय करने के लिए कि ये गुनाह किसने किया है।
इसमें कोई शक नहीं है कि चाहे आप ह्यूमैनिटेरियन लॉ की बात करें, इंटरनेशनल लॉ की बात करें या मानवता की बात करें, ये एक बहुत भारी गुनाह है कि अस्पताल के ऊपर इस प्रकार का हमला हुआ है और इतने बच्चे, बाकी जितने भी लोग मारे गए हैं। पर ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आपको सीज फायर चाहिए, यानी कि घुमा फिरा के हम वहीं आ रहे हैं कि इस वक्त जो हालात है, सीज फायर जब तक नहीं होगा किसी प्रकार का जांच नहीं हो सकता। इतना कि जो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं और बाकी जो अरब जो आउटलेट्स हैं, लोग कह रहे हैं कि अपने जो परिवार के लोग हैं, जहाँ की जो लाश है, वहां भी ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो गया है और स्थिति उस प्रकार की है। तो इसलिए जब तक सीज फायर नहीं होगा, मैं नहीं समझता हूं कि किसी प्रकार का इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। और ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी वहां लागू कौन कर सकता है, यानी कि इजराइल जो है वो फलस्तीन के लोगों के ऊपर किसी प्रकार का विश्वास वो नहीं करेंगे, उल्टा ये कि फलस्तीन के लोग इजराइल को नहीं आने देंगे। तो आपको एक न्यूट्रल पार्टी, चाहे वो यूएन के माध्यम से हो या किसी और ऑनेस्ट ब्रोकर जिसको कहते हैं, जो कि अभी तक हमें नजर नहीं आ रहा है, कि क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी जो रेजोल्यूशन की हल्का सा जो उन्होंने प्रयास किया था, वो भी रद्द हो गया है। तो अर्थात ये कि आपको इस वक्त किसी ऑनेस्ट ब्रोकर की जरूरत है, जो कि अभी हमें नजर नहीं आ रहा है। और जब तक सीज फायर नहीं होगा, ये जो इस वक्त अटकलें चल रहे हैं, कई सारे पिछले 4 घंटे में सोशल मीडिया पे हजारों मिसाइल एक्सपर्ट आ गए। किसी ने कहा कि इसकी क्रेटर की साइज ये है, किसी ने कुछ और कहा है कि उसका स्मोक अलग है, और यही चर्चा चल रहा है कि ये इजरायली वाला है, या जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, ये एक फलस्तीन लोगों का रॉकेट है जो खराब हो गया है। तो ये स्पेकुलेशन चलता रहेगा। और जैसे आपने शुरुआत में कहा है, इस पूरे जंग और जो इस वक्त ट्रेजेडी है वहां पे, उसका ये जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का जो प्रयोग चल रहा है और जिस प्रकार से फेक न्यूज जो है बार बार सोशल मीडिया के ऊपर इसको आगे बढ़ा रहे हैं, इससे ये जो फॉग ऑफ वॉर है ये और बढ़ रहा है। तो आप लेकिन कमोडिया भास्कर, जब तक सीज फायर की बात नहीं होती है, तो फिर जिस सेफ पैसेज की बात हो रही है फिलिस्तीनियों के लिए, गाजा के लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए, वो भी तो मुमकिन नहीं हो पाएगा। अमेरिका ने अभी तक सीज फायर का इस्तेमाल अपने किसी बयानों में नहीं किया है, सेफ पैसेज का इस्तेमाल किया है। और दूसरी बात है, क्या नेतन्याहू इस मूड में नजर आ रहे हैं, एज समबडी हु सर्व्ड इन द आर्म्ड फोर्सेस, कि वो अपनी मिलिट्री ऑफेंसिव को होल्ड करेंगे? क्योंकि उनका जो इरादा है कि उनका कहना है कि हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनकी जो ढांचागत मौजूदगी है गाजा के अंदर, उसको नेस्तनाबूद करना है। वो तभी मुमकिन होगा जब वो जमीन से उस पर हमला कर सके। क्या नेतन्याहू इस वक्त पुल बैक कर पाएंगे ऑपरेशनली? स्मिता, 2 चीजें यहाँ पे। एक तो जो आपने कहा कि ये जो फलस्तीन के लोग जाएंगे कहाँ, यानी कि मान लीजिए सीज फायर भी हो जाता है 4 घंटे के लिए, बार बार ये कहा जाता है, इजिप्ट ने कहा कि हम इनको नहीं ले सकते, जॉर्डन ने कहा कि वी विल नॉट टेक एनी मोर रेफ्यूजीज। तो इस वक्त आप फलस्तीन को देखिए, वहां का जो स्थिति है, रेफ्यूजीज गाजा से अगर वो बाहर जाना भी चाहते हैं, कहाँ जाएंगे ये स्पष्ट नहीं हुआ है। और जहां तक नेतन्याहू साहब है और उनका जो पॉलिटिक्स है, इसके अलग अलग लेवल है। एक तो उनका डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है कि अक्टूबर 7 तारीख का जो हमास का टेरर अटैक हुआ है, उसके बाद उनको रिस्पॉन्स करना मुमकिन ही था, पर साथ साथ उनको ग्लोबल लेवल पे, खास अमेरिका के साथ उनकी जो द्विपक्षीय रिश्ते जो हैं, उसका भी एक पॉलिटिकल डायमेंशन है। तो मैं जैसे सुहासिनी पहले कह रही थी कि अगर मान लीजिए बैकरूम कुछ चल रहा है, तो अमेरिका के इशारे पे या दबाव पे शायद वो थोड़े समय के लिए सीज फायर के लिए शायद वो राजी होंगे, पर वो कहां तक इसको यानी कि खींच के ले जाएंगे, अभी हमें शायद पता चलेगा, क्योंकि बाइडेन साहब वहां पे कैबिनेट वगैरह के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ सौदा जरूर होगा। ठीक है, इसके पहले कि मैं कबीर के पास लौटूं और हमास के कैपेसिटीज के बारे में बात करूं, सुहासिनी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि इस वक्त हम 2-3 चीजें देख रहे हैं जो हो रही हैं। एक, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, वो लगातार बयान दे रहे हैं कि every war should of course cater to international norms and laws. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो OIC हैं, उनकी एक स्पेशल बैठक चल रही है, और लगातार जो जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं टर्की से, लेबनान से, प्रोटेस्ट्स की, क्या आपको लग रहा है कि अगर हम अरब वर्ल्ड की भी बात करें, सऊदी, UAE खास करके जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, इजिप्ट, इनमें इस वक्त वो सबसे ज्यादा वो चाहेंगे कि ये एस्केलेशन ना बढ़े, एंड आर दे आल्सो विलिंग टू मेक वे फॉर द पैलेस्टीनियंस? क्योंकि इजिप्ट ने भी अपनी बॉर्डर क्रॉसिंग्स बंद करके रखी हुई हैं। क्या ये
इन पैलेस्टीनी, अगर ये सेफ पैसेज दिया भी जाता है, क्या इनके लिए अपने दरवाजों को खोलेंगे ये देश इस वक्त? देखिए, ये एक आसान सा सवाल नहीं है, क्योंकि गाजा का, इजराइल का, पैलेस्टीनियंस का एक बहुत मतलब लंबा इतिहास है। और यहाँ पर ये भी डर है कि अगर इन रेफ्यूजीज को अपने कंट्रीज में वो एक्सेप्ट कर लें, जैसे जॉर्डन ने किया है, तो शायद वो कभी वापस ना जा पाए। अब इजराइल ने कहा है उनका ये कोई मकसद नहीं है, वो ऑक्यूपाई नहीं करना चाहते हैं गाजा को। पहले 2000 आई थिंक 6 में उन्होंने गाजा को क्लियर किया था। लेकिन ये डर जरूर रहेगा कि अगर आप सारे पैलेस्टीनियंस को वहां से निकाल लें तो लैंड पे कब्जा कौन करेगा उस वक्त। तो जहां तक अरब कंट्रीज का सवाल है, वो इसके बारे में भी बात करना चाहते हैं। लेकिन पहले स्मिता, हमें देखना चाहिए कि ये जो ऑर्डर है जो इजराइल ने दिया है, कि एक वक्त में, अब तो 3-4 दिन निकल चुके हैं, लेकिन एक वक्त में उन्होंने कहा कि 24 घंटे में 10 लाख लोगों को आप इस एरिया से निकाल दीजिए। अब ये बिल्कुल नामुमकिन सा ऑर्डर है। और अगर आप इन लोगों को निकालोगे तो आप क्या कहना चाहते हो कि सारे मतलब बिल्डिंग्स को आप ध्वस्त कर दोगे? कि अगर आप हमास के जितने भी 10,000 हैं, 20,000 हैं, जितने भी फाइटर्स को आप ढूंढ के निकालना चाहते हो, कि आप बस जितने भी लोग उसमें कोलैटरल डैमेज में मर जाएं तो वो जायज है? तो आई थिंक ये इस तरह के सवाल अरब कंट्रीज में हो रहा है। और ये नहीं है कि गवर्नमेंट्स नहीं चाहती है कि इजराइल के साथ कुछ तरह का डायलॉग हो, लेकिन उनके अपने स्ट्रीट्स पे आप देखिए किस तरह का माहौल है। जॉर्डन में, लेबनान में, यहाँ तक मोरक्को में, और भी कंट्रीज, बहरीन में, जिस तरह की प्रोटेस्ट निकल रहे हैं, जो वायलेंट प्रोटेस्ट निकल रहे हैं। आई थिंक 1-2 जगह यूएस एम्बेसी पर हमला हुआ है, इजरायली एम्बेसी पर हमला हुआ है, वहां पर अंकारा में। तो उनको ये पॉलिटिकल सिचुएशन भी संभालनी पड़ेगी। जो भी होता है इजराइल में पैलेस्टीन के बीच में, उसका एक शैडो तो पूरे मिडिल ईस्ट में होता है, वेस्ट एशिया में होता है, जो हम बुलाते हैं। इसके अलावा जो पहले पीस प्रोसेस चल रहा था, वो तो अभी मतलब बिल्कुल फ्रीज सा हो चुका है। जब तक हम इस सवाल का जवाब देंगे कि क्या कोई इन पैलेस्टीनियों को यहाँ से निकाल पाएगा, हमें ये भी सवाल करना पड़ेगा कि क्या ये पहला जो ऑर्डर था ये भी जायज है कि नहीं। और इजिप्ट ने कहा है, इजिप्ट ने एक्चुअली पहले कहा था कि जो ड्यूअल नेशनल हैं उनको हम रफा से आने देंगे, लेकिन वो भी अभी अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनके दो तरह के वरीज है। एक तो ये जरूर है कि क्या वो रेफ्यूजीज को रख पाएंगे, क्योंकि जॉर्डन जिस हाल से गुजरा है, तो दूसरे कंट्रीज भी नहीं चाहते हैं कि कहीं से भी रेफ्यूजीज आए। आज का माहौल तो ये है। और दूसरा ये पूछना चाहते हैं कि उस जमीन के साथ क्या होगा। कबीर, जो मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी कि इस वक्त अगर हमास की हम स्ट्रेंथ की बात करें, क्योंकि जब इस तरह का कोई खूनी संघर्ष जारी होता है, हालांकि ये एसिमेट्रिक, डिस्प्रपोर्शनेट वॉर, इन्वेजन, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये नई बात नहीं है। हमने 9/11 हमलों के बाद देखा अफगानिस्तान के साथ क्या हुआ, आईसिस के रिस्पॉन्स में हमने देखा है दूसरे देशों में क्या हुआ है फोर्सेस के साथ में। लेकिन यहाँ पर अभी तक स्ट्रेटेजिक गेन्स क्या है एज टेक अवे फॉर इजराइल जो वो दिखा पा रहा है? क्योंकि हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि इजराइल के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जो आज गुस्से में तिलमिला रहा है खुद अपनी ही सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ, और जो कह रहा है कि नेतन्याहू ये ऑपरेशन जब भी खत्म हो उसके बाद वो रिजाइन करे, वो बने ना रहे प्रधानमंत्री। देखिए स्मिता, जो पहली बात जो आपने सही बोला कि इजराइल के अंदर एक काफी गर्मी है इस समय, और उनको जो उनके जो स्ट्रेटेजिक एम्स जिनकी आप बात करिए, गेन्स की बात कर रहे हैं, वो अभी तक उन्होंने शुरू भी नहीं किया है मेरे ख्याल से, है ना। तो लेकिन इजराइल की एक जो सोच थी कि इजराइल ने जो अपने आसपास जो एक नैरेटिव जिसको कहते हैं बनाया हुआ था कि एक सिक्योरिटाइज स्टेट है, इनविंसिबल स्टेट है, कि वो अपनी सिक्योरिटी को इतना ध्यान से रखती है कि कोई भी उसको पंक्चर नहीं कर सकता। हमास ने वो कर दिया। तो अंदर ही अंदर उनको ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए कि ये जो सिक्योरिटाइजेशन का जो आइडिया था उनका, वो रीबिल्ड हो। और वो रीबिल्ड मेरे ख्याल से तभी होगा जब उनका किसी, मतलब जरूरी नहीं है कि एक्सटेंसिव होए, लेकिन कोई टाइप ऑफ ग्राउंड ऑफेंसिव गाजा में हो।
चाहे वो स्पेशल कमांडोज के थ्रू या स्पेशल ऑपरेशंस के थ्रू हो, या एक स्ट्रीट टू स्ट्रीट जाके जिसको कहते हैं वो भी हो। लेकिन देखिए अल्टीमेटली गाजा भी एक अर्बन वॉरफेयर थिएटर हो जाएगा, तो बॉडी काउंट इजराइल साइड में भी कहीं ना कहीं आएगा। लेकिन मेरे ख्याल से चाहे बाइडेन उनको समझा सके कि आप थोड़ा धैर्य से काम लीजिए, या थोड़ा मतलब एड को जाने दीजिए, या सीज फायर की बात करिए, मेरे ख्याल से इतना वो इजराइल में अभी सेलेबल नहीं है आइडिया। जब तक उनका एक किसी टाइप का ग्राउंड ऑफेंसिव वो एक गाजा में कम से कम एक कर लें, जिससे वो कम से कम ये दिखा सकें कि हमने रिटेलिएशन ऑन द ग्राउंड इनसाइड एनिमी टेरिटरी करके दिखाया है, और ये हम बाद में भी धीरे धीरे करते ही जाएंगे जब तक जो नेतन्याहू ने बोला कि हमास खत्म नहीं हो जाता। तो मेरे ख्याल से पहले आज जो उनका जो रीबिल्डिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है एज ए स्टेट, वो उस पर ध्यान ज्यादा दे रहे हैं, और उसको दिमाग में रखते हुए ही मेरे ख्याल से ग्राउंड ऑफेंसिव किसी ना किसी स्टाइल में अगले कई दिनों में मेरे ख्याल से देखने को मिलेगा। कॉमेडियो भास्कर, एक फॉलो अप क्वेश्चन है ऑडियंस से। मयंक खुदिया पूछना चाह रहे हैं कि इजराइल अभी तक अंदर अगर नहीं घुसा है तमाम धमकियों के बाद, क्या इसे रेटरिक के तौर पर देखे या किसी संकेत के इंतजार के तौर पर? शायद इजराइल जो है अपना अगला मूव बाइडेन साहब के विजिट के बाद ही करेंगे, ये मेरा इस वक्त असेसमेंट है। और देखना है कि इजराइल के अंदर जो आपने इशारा किया है स्मिता, कि जो इजराइल के नागरिक हैं वो अपने प्रधानमंत्री और इस सरकार से बहुत ही नाराज हैं, और इन्होंने इसको बहुत ही स्पष्ट किया है। अगर आप इजराइल के मीडिया को देखेंगे, वहां पे जो डिबेट चल रहा है, और जिन लोगों ने बार बार यही बात कहा है, और जो अभी कबीर साहब ने कहा है, उसको जोड़ने की मैं इजाजत चाहता हूं कि इजराइल के अंदर डिबेट यही है कि क्या ये सिक्योरिटाइज स्टेट ही हमारे लिए आगे जाने वाला विकल्प है, या हमें शांति के लिए किसी प्रकार का प्रयास करना चाहिए, जो कि नेतन्याहू साहब का जो व्यक्तिगत जो नीतियां रही हैं ये बिल्कुल शांति के खिलाफ रहे हैं। इन्होंने सिक्योरिटी या सुरक्षित वाला जो राष्ट्र की बात करते हैं उसको बढ़ोतरी देने की कोशिश की। इतना कि लोगों ने यह भी आरोप किया है कि उन्होंने गुप्त चुप रास्ते से हमास को समर्थन दिया है फलस्तीन के अंदरूनी राजनीति में, यानी कि उन्होंने पीएलओ फतह को दबा के हमास को बढ़ोतरी देने की उन्होंने मौका भी दिया है। इतना कि लोगों ने कहा कि शायद उन्होंने पैसों और बारूद और एम्यूनिशन का भी समर्थन दिया है। हालांकि ये स्पेकुलेशन, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, खास जो आपके यंगर जनरेशन है जो आपके शो को देखते हैं, कि पीस और सिक्योरिटी में काफी अंतर है, और इसमें शायद भारत के लिए भी कुछ सबक है कि एज दे से यू कैन सिक्योरिटाइज अ स्टेट बाय यूजिंग हार्ड पावर। मिलिट्री ऑप्शन के आधार आप अपने आप को काफी सिक्योर महसूस कर सकते हैं, पर सिक्योर होना और शांति का जो मार्ग होता है उसमें काफी अंतर है। और ये शायद इजराइल ने जानबूझ के पिछले 10-15 साल, खास जब उन्होंने फलस्तीन के ऊपर पहला जंग किया और उनको दबा के रखा है, जो ऑक्यूपेशन हुआ था गाजा के ऊपर, उनके मन में यही है कि हमारे साथ हॉलोकॉस्ट हुआ है। उस गुनाह का जो प्रायश्चित है ये यूरोपीय देशों के ऊपर उनके कंधों पे रख के फलस्तीनियों के लाशों के ऊपर ये अपना जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ाना चाहते हैं। मैं मानता हूं कि जो मैंने कहा है ये बहुत भारी आरोप है इजराइल के ऊपर, पर वो इस वक्त मुझे नहीं लगता है कि नेतन्याहू साहब का जो सरकार है वो शांति के दिशा में किसी प्रकार का खोज में है। वो सिर्फ बाइडेन साहब के जाने के बाद शायद अपना जो ऑपरेशन है जिसमें उन्होंने कहा है वी विल एलिमिनेट हमास, मुझे लगता है कि ये उनकी रणनीति होगी। स्मिता, और ये मैं बिल्कुल दर्शकों को मैं याद दिला दूं कि आप में से जो यंगर ऑडियंस हैं कि हमास के एग्जिस्टेंस को लेकर, उसके जन्म को लेकर बहुत सारे सीरियस एलिगेशंस हैं खुद इजराइल के खिलाफ कि कैसे उसे प्रॉप अप किया यासर अराफत के को वीकेंड करने के लिए 1987 के बाद से हमने देखा। और हमास को जो सप्लाईज वगैरह दी गई हैं जिसकी ओर जिक्र कर रहे थे कॉमोडर उदय भास्कर, उसको लेकर बाकायदा इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स भी आए हैं काफी सारे सम्मानित इनफैक्ट न्यूज पब्लिकेशंस में। सुहासिनी, जब आप अमेरिका की बात करती हैं, अमेरिका बाइडेन की प्रो इजराइल नीति को लेकर या किसी भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी प्रो इजराइल रैली को लेकर किसी को कोई डाउट्स नहीं है। बाइडेन हमेशा से कहते रहे हैं कि इजराइल जो है अमेरिका का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है इस पूरे क्षेत्र में। उनको लगभग $3.8 बिलियन उनको अमेरिका से असिस्टेंस मिलता है हर साल, और उनकी क्लोजेस्ट एलाई है, उनकी ओनली लोकतांत्रिक एलाई है अगर मिडल ईस्ट वेस्ट एशिया की हम बात करें।
लेकिन अमेरिका के अंदर क्या इस वक्त पब्लिक प्रेशर है, हालात हैं, कीपिंग इन माइंड कि कुछ महीनों में वहां पे भी इलेक्शंस होने हैं, कि अमेरिका यहाँ जरूरत से ज्यादा मायर्ड इन ना हो जाए इनटू दिस कॉन्फ्लिक्ट? क्या इस तरह का कोई इस वक्त प्रेशर है अमेरिका के अंदर टू आस्क कि आप जाकर जो है वहां शांति बनाने के लिए कुछ हालात बनाने की कोशिश करें? देखिए स्मिता, अमेरिका का जो इजराइल के साथ रिश्ता है, ये इलेक्शन से परे है। आप अगर देख लें कि जब ये हादसा हुआ तब ट्रम्प ने काफी मतलब आश्चर्यजनक स्टेटमेंट किया था, जहां नेतन्याहू की उन्होंने निंदा की थी। कहा था कि नेतन्याहू ने हमारी मदद नहीं की जब हम ईरानियन जनरल सुलेमानी के खिलाफ जाना चाहते थे। और इनके और ट्रम्प जैसे बहुत मतलब एक तो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं और बहुत पॉपुलर माने जाते हैं वहां पर, फिर भी उनको बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं मिला इस बयान के लिए। तो मुझे लगता है कि जो अमेरिका का इजराइल के साथ रिश्ता है बहुत ही करीब है, और अमेरिका इजराइल का सबसे मतलब सिक्योरिटी गारंटर है। इस हालात में आप देख लीजिए, अमेरिका ने अपने शिप्स को भेजा है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वहां पे गए हैं, एक बार नहीं 2 बार। ब्लिंकन इजराइल के बाद दूसरे देशों में गए हैं, यूएई गए हैं, सऊदी अरेबिया गए, फिर से इजराइल गए हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका का जो इन्वेस्टमेंट इजराइल में है उसको आई डोंट थिंक एनीबडी हिला सकता है इन दैट सेंस। और जो रिश्ता है मतलब पुराना ही रिश्ता है, पीपल टू पीपल जो रिश्ता है, अमेरिका का रोल जो हुआ है हिस्टोरिकली, तो आई डोंट थिंक कि इसमें दो राय है कि क्या किसी पॉलिटिशियन को अपना रवैया चेंज करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक अमेरिकन स्ट्रीट पे जिस तरह का प्रोटेस्ट है, बल्कि जो आप पहले कह रहे थे कि जो बेंजामिन नेतन्याहू की निंदा हुई है इजरायली प्रेस में, जहां पे लोग पूछ रहे हैं कि कैसे है कि जो मोसाद वर्ल्ड में जाना माना है अपने सिक्योरिटी के लिए, अपने इंटेलिजेंस के लिए, कि उसके बजाय इतने लोग आ पाए, ये इन्होंने ये पूरा षड्यंत्र रचा जो हमास ने किया है। वहां पे 1200 लोगों की मौत हुई है, कि 4 से 6 घंटे लग गए रिएक्शन टाइम में। ये सब जो प्रश्न इजरायली मीडिया कर रही है, अमेरिकन मीडिया में इस तरह के प्रश्न नहीं किए जा रहे हैं। इतना जरूर है कि जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है और हम देख रहे हैं कि इजराइल का जो रिएक्शन है और गाजा में जो सिविलियन कैजुअलिटीज बढ़ रही हैं, तो थोड़ा सा लोगों में अनबन है। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि जो मेजॉरिटी वहां यूएस में है वो बिल्कुल इजराइल के साथ है। जहां पर हमने देखा है, जैसे हार्वर्ड में आपने सुना होगा, हार्वर्ड में कुछ स्कॉलर्स ने एक स्टेटमेंट लिखा था, उसकी मतलब पूरी उन्होंने वहां पे पैलेस्टीनियों के बारे में बात की थी और उनकी पूरी मतलब निंदा हुई है पब्लिक स्फीयर में। तो आई थिंक जहां तक अमेरिका का सवाल है, कोई ऐसे पॉलिटिकल दो राय नहीं है। इजराइल के साथ डेमोक्रेट्स भी हैं, रिपब्लिकन्स भी हैं और रहेंगे। कबीर, यहाँ पर जो सबसे एक बड़ा जो स्टेक होल्डर है इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट में जो है ईरान, और ईरान की तरफ से हम लगातार बयान देख रहे हैं कि अगर आपने मिलिट्री ऑफेंसिव ग्राउंड लेवल पर किया तो इसमें हिजबुल्लाह भी शामिल होगा, हम हिजबुल्लाह को बैक करेंगे, हिजबुल्लाह जो कि लेबनान से ऑपरेट करता है। यहाँ ये जो चांसेस ऑफ एस्केलेशन है, आपको ये कितनी रियल और एक्चुअल नजर आ रही है और कितनी पॉस्चरिंग नजर आ रही है? देखिए, मेरे हिसाब से जो स्पिल ओवर जिसको कहते हैं कि ये ज्यादा एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बन जाए, उसके चांसेस बहुत ही कम है। अगर आप देखें ईरानियन पोस्चर, ईरानियन रेटोरिक यही कह रहा है कि पैलेस्टाइन का इशू इतना बड़ा मुद्दा था तो ये होना ही था। अगर जो जिस तरह से इजरायली डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी, जो फार राइट पॉलिटिक्स है इजराइल की, जिस तरह से वो डेवलप हो रही थी। लेकिन अगर आप करीब से हमास के जो उनके जो स्टेटमेंट्स रिलीज, उन्होंने काफी स्टेटमेंट्स रिलीज करे हैं पिछले 1-2 दिन में, और अगर आप हिजबुल्लाह के स्टेटमेंट्स में देखें तो उनमें अंतर है। ईरान जो है वो हिजबुल्लाह से काफी जुड़ा हुआ है, लेकिन हमास से हिजबुल्लाह के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो हमास के साथ उनका डायरेक्टली इतना डायरेक्ट लिंकेजेस नहीं है। लेकिन जो अगर आप हमास के स्टेटमेंट्स देखें, वो उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि हाँ, ईरान जानता था कि हम ये क्या कर रहे हैं, या ईरान जानता था हमारे प्लान्स क्या हैं। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि हिजबुल्लाह भी हमारी मदद कर रहा है, लेकिन हमें लग रहा है इतनी मदद नहीं कर रहा है जितनी करनी चाहिए। और मेरे ख्याल से एट सम लेवल हमास भी ईरान को अंदर खींचने की कोशिश कर रहा है
लेकिन ईरान उतना उस तरफ उस साइड, मतलब ईरान उस डायरेक्शन में जाने से कतरा रहा है। अगर आप देखें, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी ओआईसी में है, सऊदी अरेबिया में। तो वो अपना ये भी देख रहे हैं कि जो रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रीजनल डिप्लोमेसी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, उसको कैसे यूज करा जाए कि सिचुएशन थोड़ी काम हुआ जाए। लेकिन मेरे ख्याल से हमास चाहता है कि ये बढ़े, चाहता है कि ईरान का नाम और अंदर घुसे, लेकिन तेहरान में मेरे ख्याल से थोड़ी सी इसको लेके वरी है कि हम चाहते नहीं कि ये ज्यादा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बन जाए, ज्यादा रीजनल वॉर बन जाए, जो सीरिया में भी लड़ी जाए, जो लेबनान में भी लड़ी जाए, और जो काफी अदर देश है वहां भी लड़ी जाए, क्योंकि फिर उससे निकलना बहुत ही मुश्किल ज्यादा काम हो जाएगा। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होगा कॉमोडियर भास्कर ऑन समथिंग लाइक अ रशिया यूक्रेन वॉर? और क्या अगर अमेरिका की इंटरवेंशन के जरिए ही यहाँ पर आखिर में कोई सोल्यूशन निकल पाएगा, या आपको लग रहा है रूस और चीन पर्दे के पीछे से जो है इस वक्त अहम भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि चीन को हम एक्टिव देख रहे हैं इस रीजन में, इन एन एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जो आमतौर पर देखा नहीं जाता चीन के साथ में? देखिए, जैसे हम इस वक्त गाजा के अंदर जो स्थिति है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, साथ साथ चीन ने अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक सबसे यानी कि खास जो उनका 10th एनिवर्सरी है, वहां पे इस वक्त प्यूटिन साहब भी हैं। और चीन अपने आप को एक प्रकार से प्रोजेक्ट करना चाहता है कि अभी ये जो विश्व में नया जो ऑर्डर की बात वो कर रहे हैं, उसमें चीन का खास भूमिका होगा, प्रथम भूमिका होगा, और साथ साथ रूस का भी एक उसमें समर्थन होगा। तो मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि शी जिनपिंग साहब और प्यूटिन साहब के बीच में जरूर गाजा इजराइल के बारे में बात होगी, और वो भी देखेंगे कि बाइडेन साहब का विजिट किस प्रकार से, उसका जो आउटकम क्या होगा, और आगे शायद वो अपना टिप्पणी हो, या जो कि अभी तक मैं कहूँगा बहुत ही वो संयम के साथ वो आगे भारत जैसे अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। पर मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ, ये जो हिजबुल्लाह और ईरान की जो आपने जिक्र किया था, कि मुझे भी नहीं लगता है कि इस वक्त कि ईरान जो है इस जो जंग है इसको रीजनल दायरे में इसको बढ़ा दें, और किसी प्रकार से अगर ईरान शामिल हो जाता है तब तो जरूर अमेरिका की तरफ से जो भी एयरक्राफ्ट कैरियर हो या एयर पावर हो या सैनिक जो वो पहल करना चाहते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी काफी बढ़ जाता है। और यदि वो होता है तो ये पूरा रूपरेखा जो है इस वक्त जो हमास और इजराइल के बीच में है वो बदल जाएगा। और खास लेबनान जो है, यानी कि अगर आप इजराइल का मैप का आप कल्पना कर सकते हैं, तो आप देखिए वहां पे लेबनान और आगे जो क्षेत्रीय माहौल है वो भी काफी नकारात्मक तरीके से वो प्रभावित होगा। और शायद इसलिए तेहरान के अंदर एक प्रकार का संयम है, और सऊदी अरेबिया भी जो कि एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है इस पूरे जो दायरे में, वो भी मेरे ख्याल से देख रहे हैं कि उनका जो हित है वो किस प्रकार से प्रभावित होंगे यदि ये जो एस्केलेशन होगा और ये एक रीजनल जंग की तरफ अगर जाएगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से काफी लोग हिचक के आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, और देखना है कि बाइडेन साहब का विजिट का आउटकम क्या होगा, और उससे मेरे ख्याल से अगला जो इसका कदम होगा उसका हम कुछ अंदाजा कर पाएंगे। स्मिता जी, Just the last set of questions, सुहासिनी, यहाँ पर अगर हम इंडिया के मद्देनजर से देखें, और दो चीजें हैं। एक, सरकार के जो बयान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ घंटों के अंदर में ट्वीट करते हैं, प्रो इजराइल ट्वीट रहता है, हमास को कंडेम करते हैं, टेररिज्म कहते हैं, उससे जीरो टॉलरेंस। फिर एमईए की तरफ से एक तरीके से उसको बैलेंसिंग व्यू दिया जाता है, अरिंदम बागची प्रवक्ता आकर इंडिया के ट्रेडिशनल जो पारंपरिक हमारा टू नेशन थियरी वाला जो स्टैंड है उसको रिपीट करते हैं। लेकिन यहाँ पर इंडिया के लिए व्हाट इज एट स्टेक, खास करके तब जबकि हमें ये पता है कि सोशल मीडिया में आज बहुत सारी जो बातें जो फेक न्यूज फैलाई जा रही हैं, काफी सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जिनकी जड़ें इंडिया में है। दूसरा, इस पूरे इन्वेशन को, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को जो है एक रिलीजन का रंग भी देने की कोशिश की जा रही है काफी सारे न्यूज चैनलों की तरफ से या न्यूज रिपोर्ट्स की तरफ से, इस्लामोफोबिया की नजर से। तो व्हाट इज एट स्टेक फॉर इंडिया इन दिस कॉन्फ्लिक्ट हियर? इंडिया को किन चीजों का जो है यहाँ पर ख्याल रखने की बहुत जरूरत है? देखिए, पहले तो ये बात है कि इजराइल के साथ सहानुभूति मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड में लोगों ने जताई है, और भारत में भी, जैसे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्वीट में लिखा था कि सब इजराइल के साथ खड़े हैं जब इस तरह का टेरर अटैक होता है। और हमारे सारे देशों में हमने इस तरह के टेरर अटैक सफर किए हैं, हमने देखा इनका इम्पैक्ट क्या होता है। तो ये भारत का एक मतलब वेरी स्टैंडर्ड पोजीशन है, और आई थिंक उस वक्त
यही पोजीशन भारत जता सकती थी। लेकिन जैसे आपने कहा, MEA ने जब अपना रुख बताया और अपनी स्टैंड की पुष्टि की, क्योंकि MEA भी कह सकता था कि बस एक ही जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है और फिर प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के साथ जो बातचीत हुई है वो स्टेटमेंट ही हमारा स्टेटमेंट है। लेकिन MEA ने बहुत केयरफुली एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने 3-4 चीज कही थी, जहां आप देख सकते हैं कि भारत के लिए क्या मतलब स्टेक पे क्या है। एक कि टेरर पे दो राय नहीं है, जीरो टॉलरेंस है, सारे देशों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू फाइट टेररिज्म, इन्होंने कहा है। लेकिन उसी स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि एक जो कमिटमेंट है टू इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, और आपको याद रहेगा कि पिछले हफ्ते और किसी देश ने तब तक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की बात नहीं की थी। और इंडिया ने कहा कि इसको इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में देखिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमारा जो सपोर्ट है फॉर अ सॉवरेन वायबल टू स्टेट सोल्यूशन, और उसमें ये भी स्पष्ट होता है कि एक सॉवरेन पैलेस्टाइन, एक वायबल पैलेस्टाइन, इसका मतलब है कि छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ पैलेस्टाइन एक वायबल स्टेट नहीं हो सकता है। एक सॉवरेन स्टेट, एक वायबल स्टेट जो पैलेस्टाइन बनेगा, और ये जो 2 स्टेट सोल्यूशन थ्रू डायलॉग और रिटर्न टू डायलॉग, ये भी जरूरी है। तो भारत का जो रुख है काफी स्पष्ट है वहां पे। और प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा था पिछले हफ्ते कि टेररिज्म पे एक और चर्चा बाकी है। यूनाइटेड नेशंस में 1997 से इंडिया ने कहा है कि टेररिज्म को आप डिफाइन कीजिए, एक कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म को पास कीजिए, जो बहुत सारे देशों ने अभी तक उसमें प्रोग्रेस नहीं अलाउ किया है। इसके अलावा जो आप कह रहे हैं कि भारत के लिए क्या क्या है, एक तो मिडिल ईस्ट पीस या वेस्ट एशियन पीस भारत के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब भी इस तरह की अनबन होती है, इस तरह के डिस्टेबलाइजेशन होती है, तो एनर्जी सोर्सेज एनर्जी प्राइसेस ऊपर जाते हैं। उसके अलावा इंडिया का जो ट्रेड है इन सारे देशों के साथ वो सफर करता है। इंडिया के 7 मिलियन, अब 70 लाख मतलब इंडियंस वेस्ट एशिया में काम करते हैं। इजराइल में ही आपने देखा कि 18,000 के करीब भारतीय या तो पढ़ रहे हैं वहां पर या काम कर रहे हैं। तो इंडियंस के लिए भी बहुत सारे मतलब कंसर्न्स हैं। रेमिटेंसेस पे उसका असर होता है। और जो मल्टीलैटरल, हम मिडिल ईस्ट में और वेस्ट एशिया में जो मल्टीलैटरल प्रपोजल्स कर रहे हैं, चाहे वो ईरान के साथ हो INSTC में, चाबहार के साथ हो, या इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर यूरोप के साथ जो अभी मतलब जिसकी अनाउंसमेंट हुई थी G20 में, I2U2 इजराइल और UAE के साथ, ये सब अब मतलब कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये शायद आगे जाएंगे या क्या। जो इजराइल के साथ जो हो रहा है या इजराइल जो कर रहा है, उसकी वजह से जो एब्राहम अकॉर्ड्स, मतलब हमने इस पे अभी बातचीत नहीं की है, लेकिन क्या मिडिल ईस्ट पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा इस कॉन्फ्लिक्ट का। क्योंकि पिछले सालों में हमने देखा है कि UAE, मोरक्को और भी देश हैं जो इजराइल के साथ अच्छे ताल्लुक रखना चाहते हैं। सऊदी अरेबिया इजराइल के साथ बातचीत कर रहा था। तो क्या इस पे अब रोक आएगी? और इसकी वजह से इंडिया का जो प्लान था वहां मिडिल ईस्ट में इन देशों के साथ काम करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे, ट्रेड पे बातचीत करने के लिए, इस पे भी कुछ असर होगा। लास्ट में यही कहूंगी कि इजराइल के साथ जो बायलैटरल टाइज हैं उसमें कोई आंच नहीं आएगी, लेकिन इतना जरूर है कि इजराइल के साथ जो ट्रेड है, जो डिफेंस इक्विपमेंट है, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला जाए तो उस पे भी कुछ असर हो सकता है। ओके, कबीर, आपसे मैं लास्ट क्वेश्चन जानना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि जब आप अगर हमास को देखें, डॉक्टर शशि थरूर ने जिस तरीके से हाल में कहा कि हमास का ये जो अटैक था, टेरर स्ट्राइक था, और जिसमें उन्होंने बंधक भी बनाए हैं, हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि 200 के करीब जो है हॉस्टेजेस हैं आज भी, जिनको एज ए ह्यूमन शील्ड के तौर पर भी शायद इस्तेमाल किया जा सकता है, और जिसमें विदेशी नागरिक भी शामिल है। ये सारे के सारे इजरायली और यहूदी ही नहीं है, काफी सारे इसमें फॉरेन इनफैक्ट लोग भी शामिल हैं। तो ये हमास की लड़ाई क्या इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इजराइल से है? ये हमास की लड़ाई फतेह के साथ है? ये हमास की कंट्रोल की लड़ाई है, असर्शन की लड़ाई है? इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल से ये हमास का 9/11 मोमेंट भी है ना। जैसे अलकायदा का था, जिसको प्रपल हो गया था अलकायदा एक ग्लोबल कॉन्शियंस में,
ये हमास का भी वैसा मूवमेंट है। अब अगर आप दूसरों से पूछे, दूसरे मतलब एशिया में एंड ऑल दैट, हमास सब जानते हैं, लेकिन इतना ऐसा कोई नहीं जानता था कि हमास क्या है और क्या करता है, बिकॉज वो इट्स वेरी इंटरट्वाइंड विद द पैलेस्टीनियन कॉज। लेकिन अब वो मेरे ख्याल से चेंज हो गया। लेकिन अब हमास का भी एग्जिस्टेंशियल मूवमेंट भी है साथ में, क्योंकि हमास के पास ऐसी कोई बड़ी ज्योग्राफी नहीं है जिसमें वो पीछे जाके ऑपरेट कर सके। अफगानिस्तान नहीं है उनके पास जहां पे जाके छुप सके। जो है उनके पास वो ज्यादातर गाजा है। लेकिन जो उनके वो भी हैं, जो उनके सीनियर लीडर हैं, वो गाजा से बाहर रहते हैं, है ना। जैसे अगर आप अब रिपोर्ट आई थी मेरे ख्याल से न्यूयॉर्क टाइम्स में कि अमेरिका कतर से भी बात कर रहा है, जहाँ पे हमास का ऑफिस है, कि जो 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 200 के करीब जो लोगों को बंदी बना के रखा हुआ है, उनको कैसे छुड़वाया जाए सबसे पहले। क्योंकि मेरे ख्याल से जब तक वो नहीं अचीव होगा, इसराइल के लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ग्राउंड ऑफेंसिव करना। तो लेकिन अगर आप थोड़ी सी और रिपोर्ट देखें, एनबीसी ने रिपोर्ट किया था कि हमास कह रहा है कि अगर आप बॉम्बार्डिंग बंद कर दें गाजा में, तो हम सबको एक दिन में छोड़ देंगे। लेकिन अब वो हमास का वर्ड ले सकते हैं नहीं ले सकते, कोई बहुत मुश्किल है इस समय जानना। लेकिन ये मेरे ख्याल से हमास के लिए भी एक एक्सटेंशियल मोमेंट टाइप है। लेकिन मैं ये भी मेरे को ये भी लगता है कि जो जब हम बात करते हैं एंड ऑफ अ टेररिस्ट ग्रुप, उसका मतलब क्या होता है। 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि 100% अब इस्लामिक स्टेट का सफाया हो गया है इराक में से, सीरिया में से। लेकिन अब थोड़ा वहां से मीडिया स्पॉटलाइट होंगे, लेकिन अटैक्स अभी भी होते हैं। Who's calling the shots in Hamas, कबीर? कि Sorry? अगर आप सीज फायर की बात भी करें, हॉस्टेजेस छोड़ने की बात भी करें, तो ये अंतिम फैसले हमास के अंदर कौन ले रहा है? देखिए, हमास की लीडरशिप जो है, लोग जैसे इस्माइल हनिया करके हैं जो दोहा में रहते हैं, और भी उनके 2-3 सीनियर लीडर्स हैं, ज्यादातर ये उनके हाथ में ही रहता है। लेकिन एक हमेशा डिस्पैरिटी होती है बिटवीन द पॉलिटिकल ट्रैक्ट ऑफ अ मिलिटेंट ग्रुप एंड द मिलिट्री ट्रैक्ट ऑफ द मिलिटेंट ग्रुप। तो जरूरी नहीं है कि जो पॉलिटिकल ट्रैक्ट हो उसका 100% कंट्रोल हो मिलिट्री ट्रैक्ट पे, लेकिन पॉलिटिकल ट्रैक्ट को हमेशा मिलिट्री ट्रैक्ट को फुल सपोर्ट देना पड़ता है ऐसे मौकाम पे। तो अभी बहुत कहना ये भी मुश्किल है कि अल्टीमेटली जो हमास के जो लीडर्स हैं, उनमें उनके पास भी ऑन ग्राउंड कितनी पावर है कि वो कह सकें कि अच्छा ठीक है, हम इन 200 लोगों को छुड़वा देते हैं या छुड़वा सकते हैं। वो भी अभी देखने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। दर्शकों को याद दिला दूं कि जिनको जानकारी नहीं है, हमास, कई ऐसे मुल्क हैं जो हमास को आतंकी संगठन मानते हैं, जिसमें अमेरिका शामिल है। तो कुछ ऐसे मुल्क भी हैं जो हमास के मिलिटेंट विंग को आतंकी संगठन करार देते हैं, उसके पॉलिटिकल विंग को वो आतंकी संगठन नहीं करार देते हैं। ये डिफरेंशिएशंस मौजूद है। कमोडियर भास्कर, आपसे आखिरी सवाल, ऐसे सिचुएशन में जब आप इतने डेंसली, आप एक घनी आबादी वाले छोटे से क्षेत्र की बात करते हैं, जहां निश्चित रूप से ये भी डिनायल नहीं है कि हमास को एक लोकल सपोर्ट तो हासिल है, वरना किसी भी तरह के इस तरह के एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस के में जब ओरिजिन होता है इस तरह के मूवमेंट्स का, तो वो लोकल सपोर्ट होता है, और इसमें उनके पास में ह्यूमन हॉस्टेजेस भी हैं। क्या ये मुमकिन है कि हमास को आप नेस्तनाबूद कर सके बगैर इस सिविलियन कैजुअलिटी को और आगे बढ़ाए हुए? बड़ा कठिन है, क्योंकि बार बार यही कहा जाता है किसी भी टेररिस्ट ग्रुप और खास हमास के बारे में कि वो वहाँ की सिविलियन पॉपुलेशन जो है उनको भी एक प्रकार से हॉस्टेज बना के उन्होंने उसे ह्यूमन शील्ड के तरफ इस्तेमाल किया है। तो अगर इजराइल किसी प्रकार का ग्राउंड ऑफेंसिव करने की कोशिश करेगा, ये बहुत ही एक मुश्किल तरीके का अर्बन वॉरफेयर होगा। और हमको उदाहरण के लिए मोसुल का याद आएगा जब इस्लामिक स्टेट ने वहां पे इसी प्रकार का हमला किया था। तो मैं समझता हूं कि हमास जो है वो टेररिस्ट ग्रुप है, और उनका जो स्लोगन है डेथ ऑन टू द जूस, यानी कि इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि उनका जो पॉलिसी है वो बिल्कुल जूइश पॉपुलेशन के खिलाफ है। और उन्होंने जो अक्टूबर 7 को हमला किया था, मार दिया कई लोगों का, जो सोशल मीडिया पे बयान आया था जो कि बाद में निकाला गया था, उन्होंने मार के कहा कि ये जू है तो इसलिए हमने मारा है वगैरह वगैरह। तो इस वक्त ये जो मोटी वाली बात, और आपने भारत के लिए जो क्या इसमें सबूत नहीं पर क्या हमारे लिए जो लेसन्स है, जो क्यूज है, मैं कहूँगा यही कि हमको मुंबई 2008 27/11 का याद है। तो इस वक्त हमारे लिए दहशतगर्दी का चुनौती अभी भी एक्टिव है, रियल है। और कई बार ऐसा होता है कि ये जो दहशतगर्दी के जो गुटों में यदि एक संगठन ने एक सफलता का इस प्रकार का दिखा दिया, जैसे बार बार कहा जाता है कि अक्टूबर 7 जो है वो इजराइल का 9/11 है, तो एक प्रकार का ये स्पार्क बन जाता है। और हो सकता है कि कोई और ग्रुप्स की में इस प्रकार का एक नया उनका
पॉलिसी या मान लीजिए उद्देश्य करते हैं कि भारत के ऊपर हमला करना है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि हमारे लिए सबसे मोटी बात यह है दैट फ्रीडम या लिबर्टी इज इटर्नल विजिलेंस। तो हमको अपनी तैयारी करना बहुत जरूरी है और देखना है, परंतु जब हम ये तैयारी करते हैं, शांति और पीस और सिक्योरिटी का जो अंतर है उसका भी हमें मद्देनजर रखना चाहिए कि अ सिक्योरिटाइज्ड स्टेट इज नॉट नेसेसरीली पीसफुल, और सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है जैसे इजराइल में हुआ है, और उनकी पूरी विश्वसनीयता जो है अभी वो एक प्रकार से सिकुड़ गया है। स्मिता, बिल्कुल। और जो लोग इंटरनेशनल रिलेशंस फॉलो करते हैं या विदेश नीति को समझते हैं या स्ट्रैटेजी को समझते हैं, ये समझना जरूरी है कि सिक्योरिटी, पीस, नॉर्मलसी, ये सारे शब्द अलग मायने रखते हैं। सुहासिनी, आपसे आखिरी सवाल, क्योंकि कल एक जो बहुत अफसोसनाक बात देखने को मिली थी, बीबीसी ने एक पोल चलाया था सोशल मीडिया पर जिसमें पूछा गया था कि क्या हमास हॉस्पिटल्स के अंदर जो है, हॉस्पिटल्स के नीचे अपनी एम्युनिशन स्टोर करता है। और हमने इराक वॉर के दौरान भी देखा था कि किस तरह से वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वाले लाइज को इंटरनेशनल मीडिया ने प्रोपेगेट किया था, बारिंग ऑफ कोर्स अल जजीरा जो अरब व्यू पॉइंट रख रहा था या दूसरे रख रहे थे। इस युद्ध में जो मीडिया की पोजीशंस हैं, जो मीडिया की रिपोर्टाज है, उसको लेकर एनी कंक्लूडिंग थॉट्स जो आप देख रही हैं इस वक्त? देखिए, इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में मीडिया पर अक्सर मतलब लोगों की नजर होती है, क्योंकि सब अपना न्यूज मीडिया से ले रहे हैं, तो एक तो अब मीडिया को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी। लेकिन मैं ये भी जरूर कहूंगी कि इस तरह से जो हम बहुत क्रिटिसाइज करते हैं मीडिया को, वो भी एक पोजीशन में है जहाँ पे जो ग्राउंड पे रिपोर्टर है, उस पे वो जो रिपोर्ट कर रहा है वो बहुत कठिन हालात में रिपोर्ट कर रहे हैं। आपने गाजा में देखा होगा, जो बीबीसी के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वो खुद अपना घर 2 बार छोड़ चुके हैं और अपनी फैमिली को हिफाजत अपनी फैमिली को सिक्योर कर रहे हैं और फिर आकर रिपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मीडिया हर तरह की होती है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे अपनी बात चलाना चाहते हैं वो देखेंगे कहाँ पे अपना प्लेटफॉर्म मिल सकता है प्रोपेगेंडाइज करने के लिए। लेकिन सब मीडिया को आई डोंट थिंक एक बॉक्स में आप डाल सकते हैं। सबको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आती है, और जब वो एक कॉन्फ्लिक्ट एरिया में जाते हैं उनको समझ आता है कि वो एक तरफ का जब बयान दे रहे हैं तो दूसरा भी तरफ का बयान है। इस कॉन्फ्लिक्ट में तो सबसे ज्यादा हमने देखा है कि दोनों तरफ के जो बयान है बिल्कुल ऑपोजिट है। जैसे आप कह रहे हैं, बीबीसी ने शायद कहा होगा कुछ टनल्स के बारे में, लेकिन गाजा में जो बिलीफ है कि इजराइल ने बॉम्बिंग की है वहां पे हॉस्पिटल पे। तो आई थिंक इस तरह के जो पोलराइज माहौल में, कॉन्फ्लिक्ट में ऑलवेज बहुत ही मुश्किल होता है रिपोर्ट करना। तो मतलब आशा तो यही होगी कि लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी समझें। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुहासिनी, हैदर, कबीर तनेजा, कोमोडोर उदय भास्कर, इन तमाम बातों को यहाँ पर पर्सपेक्टिव में रखने के लिए, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। और मुझे लगता है कि यहाँ पर लोगों के लिए जो सबसे जरूरी बात है जिसे समझना, कि अब इस कॉन्फ्लिक्ट में कैजुअलिटीज को आप कैसे रोकें, ये सबसे बड़ी चुनौती है। जब सिविलियंस की जान जाती है, हम ऑफ कोर्स जो बच्चों की जान जाती है वो सबसे हीनस है बात, वो सबसे दिल को दहलाने वाली बात है, वो हम कतई नहीं चाहते। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि किसी भी आम लोगों की, हम अडल्ट मेल अडल्ट फीमेल की बात करें, कि उनकी किलिंग सही है। डीह्यूमनाइज हमें नहीं होना है। बहुत जान जा चुकी है, हजारों की जान जा चुकी है। सबसे बड़ी बात है कि ये साइकिल ऑफ वायलेंस लगातार चलता रहेगा। आज आप हमास के खिलाफ जाएंगे, आप उनके दहशतगर्दों को खत्म करेंगे, लेकिन अगर आप फिलिस्तीन मुद्दे का सल्यूशन नहीं निकालते हैं, जैसा प्रेसिडेंट बाइडेन ने सीबीएस को दिए इंटरव्यू में कहा था कि आप उस टेरिटरी को ऑक्यूपाई ना करें, इजरायलीज को उन्होंने कहा था, तो अगर तो आप वहां लोगों को जमीन से खदेड़ देते हैं, फिलिस्तीनियों को, और उसकी जगह उस जमीन पर कब्जा करते हैं, ये मसला जिंदा रहेगा। 2 स्टेट सोल्यूशन जिसके तहत किया गया था, जिसमें सुहासिनी ने भी जैसा बात कहा कि आप एक वायबल, आप पैलेस्टीनियन स्टेट की बात करते हैं, और इजराइल की भी सिक्योरिटी बनी रहनी चाहिए। ये जिस तरह से हमास कहता है कि डेथ टू ज्यूज, आप यहूदियों को, उन्होंने हॉलोकास्ट फेस किया है, अगर उनकी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट को खत्म नहीं करेंगे, अगर उनको लगेगा कि हमारी जो है जीने का अधिकार को छीन लिया जाना है,
तो एक पैरानोया तो उसमें भी जाहिर सी बनी रहती है। लेकिन ये कैजुअलिटीज खत्म होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है ये जो अस्पताल में बॉम्बिंग हुआ है, क्योंकि वॉर क्राइम्स हम किसे कहते हैं कि आप जब नॉन कॉम्बैटेंट्स, आप सिविलियंस की जान लेते हैं इन द नेम ऑफ सेल्फ डिफेंस या फिर इन द नेम ऑफ रेजिस्टेंस, ये वॉर क्राइम्स होती है, चाहे वो किसी भी तरफ से की जाए। और इसकी निष्पक्ष जांच कैसे हो, क्योंकि इस वक्त इतनी सूचना की जंग जारी है सोशल मीडिया पर, कौन सी ऐसी निष्पक्ष टीम है जिसके जांच रिपोर्ट पर लोगों को यकीन हो सके। अगर सही में ये पाया जाए कि ये एक स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है, क्या उसमें वॉर क्राइम्स के तहत कोई कार्रवाई होगी? इसके पहले एक पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट की जब किलिंग हुई थी, इजराइल ने फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम डिनाई किया था कि उनके शूटर से जो है उनकी जान नहीं गई थी। बाद में उन्होंने माना जरूर था कि उनकी गलती थी, लेकिन ये कह दिया था कि कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी आईडीएफ के उन सैनिकों के खिलाफ। तो ये अगर स्टेट की गलती है, क्या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में स्टेट के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? अगर हमास की गलती है, अगर इस्लामिक जिहाद संगठन की वजह से ये बॉम्बिंग हुए हैं, ये हकीकत सामने आना बहुत जरूरी है, ये सच्चाई सामने आना जरूरी है, ताकि लोग भी अपने डिसीजंस ले सके। लेकिन सबसे जो यहाँ पर अपील है लोगों से यही कि शांति आखिर कैसे बनाएं। ये साइकिल ऑफ वायलेंस आज या कल की नहीं है, ये दशकों पुरानी है। ये कब थमेगा? तभी थमेगा जब आप इसकी एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन की भी बात करेंगे। फिलहाल मेरे इस कार्यक्रम में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट मेरे यूट्यूब स्टेशन पर आप अंग्रेजी हिंदी में कंटेंट देख सकते हैं। सत्य हिंदी के जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें स्टेशन को और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस करें अलर्ट्स के लिए नए वीडियो कंटेंट्स को लेकर। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।